जब फाइनेंस बिल 2023 आया था तब इनकम टैक्स एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया था, सेक्शन 43B क्लोज एच। ये 43B ये कहता है कि जब भी कोई एसएससी किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को पेमेंट करेगा तो उसको सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग टाइम लिमिट में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर उसके बियॉन्ड पेमेंट करता है, एक्सपेंसेस उसका अलाउ नहीं होगा उस फाइनेंशियल ईयर में। दोस्तों, इसकी जो इफ़ेक्टिव डेट है वो 1 अप्रैल 2024 है। तो ऐसा क्यों है कि जो सेक्शन 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल है उसके लिए हमें अभी से टेंशन लेने की ज़रूरत है। 31 मार्च तक के जो हमारे क्रेडिटर हैं या उससे पहले के क्रेडिटर हैं या आज के जो क्रेडिटर हैं उनको पहले ही सेटल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैसे काम होगा, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले आपको हम सेक्शन 15 जो एमएसएमई एक्ट का है वो बताते हैं। उसमें ये बताया गया है कि बायर की लायबिलिटी है कि अपना जो भी सप्लायर है उसका, सर्विस का या गुड्स का, तो उसका पेमेंट जो भी उसमें डेट लिखी हुई है, मेंशन है इस लॉ में, उसके अकॉर्डिंग करे। वो जो मैक्सिमम डेज हो सकते हैं उसमें वो 45 डेज हो सकते हैं। मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 15 डेज और 45 डेज की ये कहानी है। तो एक बार इजी वे में समझ लेते हैं इसको। अपॉइंटेड डे का मतलब होता है कि डे ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस से 15 डेज अपॉइंटेड डे होता है। आप बोलो सर इतना टफ लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रही। तो दोस्तों, ये चैनल जो डिटेल्स ये हमने बनाया है वो इसीलिए बनाया है ताकि लॉ की जो बहुत ख़तरनाक बातें होती हैं, बहुत टफ बातें होती हैं या टफ लैंग्वेज होती है, उसको ईजी वे में समझा सकें। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूँ कि डे ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है। कि जिस दिन माल की एक्चुअल डिलीवरी हो या जिस दिन एक्चुअल सर्विस दी जाती है उसे हम बोलते हैं डे ऑफ एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल के रूप में बात करें, मान लो बिल की डेट है आपकी 1 जनवरी और डिलीवरी डेट है 5 जनवरी, तो डे ऑफ एक्सेप्टेंस जो माना जाएगा वो 5 जनवरी माना जाएगा। तो जो भी आपको 15 दिन या 45 दिन काउंट करने हैं वो इसी डे ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट करने होते हैं। दूसरा, अगर माल या सर्विस में कोई ऑब्जेक्शन है तो ऐसा ऑब्जेक्शन जिस दिन एक्चुअल डिलीवरी हो या जिस दिन एक्चुअल सर्विस दी जाती है के 15 दिन के अंदर किया जाता है। तो जिस दिन ऐसा ऑब्जेक्शन दूर कर लिया जाता है उस दिन से 15 दिन। इस बात का मोटा मोटा मतलब ये है कि मान लीजिए बिल डेट है 1 जनवरी और डिलीवरी डेट है 5 जनवरी और ऑब्जेक्शन क्रिएट किया जाता है 20 जनवरी को। तो देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्शन जो करना है आपको वो भी 15 दिन के अंदर करना है। तो एक्चुअल डिलीवरी डेट 5 जनवरी है, 5 जनवरी से 15 दिन के अंदर यानी 20 जनवरी तक यहाँ पर ऑब्जेक्शन हुआ है, तो ये एक वैलिड ऑब्जेक्शन है। अब डे ऑफ रिमूवल ऑब्जेक्शन जो है वो 31 जनवरी दे रखा है। ऑब्जेक्शन कितने दिन में दूर होगा इस बात की कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये आपके सप्लायर और आपके बीच की बात है, आप कितने दिन में इसको दूर कर सकते हैं। फिर जो डे ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा इस केस में वो माना जाएगा जिस दिन ऑब्जेक्शन दूर कर लिया। मान लीजिए माल की क्वालिटी में कोई फ़र्क था, वो आपने ऑब्जेक्शन दूर करा लिया और दूर होने की तारीख जो थी वो 31 जनवरी थी, तो 31 जनवरी से 15 दिन काउंट होंगे, तो वो डे ऑफ एक्सेप्टेंस काउंट होगा। आगे बात करते हैं कि इसमें एक जगह ये भी लिखा है कि डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है कि जिस दिन माल की एक्चुअल डिलीवरी हो या जिस दिन एक्चुअल सर्विस दी जाती है उस दिन से अगर 15 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हो आप, तो ऐसे केस में जिस दिन माल की एक्चुअल डिलीवरी हो या जिस दिन एक्चुअल सर्विस दी जाती है उसी दिन को मान लेंगे। इसको एग्जांपल के रूप में समझें, मान लीजिए बिल की डेट है 5 जनवरी लेकिन डिलीवरी डेट 1 जनवरी है और आप ऑब्जेक्शन नहीं करते हो 15 जनवरी तक कुछ भी, तो डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा 1 जनवरी। मतलब जो डिलीवरी डेट है उसको ये मान लेंगे कि डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस है। अब इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइम लिमिट जो ऑब्जेक्शन की है वो 15 दिन में ही करना है आपको डिलीवरी के। दूसरी बात ये कि जब भी ऑब्जेक्शन होगा तो रिटर्न में होगा, कभी भी ओरली नहीं होगा। मतलब रिटर्न का मतलब ये है कि आपके बीच में, आपका और आपके सप्लायर के बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन होगा जो रिटर्न में होना चाहिए कि साहब हमें इस माल को क्वालिटी से रिलेटेड कुछ भी आपको जो इश्यू है वो आप रिटर्न में मेंशन कराओगे। कुल मिलाकर आप ये मान लीजिए कि अगर आपने सामने वाली पार्टी से पेमेंट का एग्रीमेंट रिटर्न में कर लिया तो आपको पेमेंट 45 दिन में पेमेंट करना है।
अगर आपने रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं किया है तो 15 दिन में करना है। ये जो 15 दिन है ये डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस है। इसी तरह 45 दिन भी उसी के अकॉर्डिंग है। अब इसका जो क्रक्स है वो क्रक्स क्या है कि जब भी आप किसी ऐसी पार्टी को पेमेंट करेंगे जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो उसको 15 दिन या 45 दिन जैसा भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वरना जितना पैसा बाकी रहेगा उस अमाउंट को आपके नेट प्रॉफिट में जोड़ा जाएगा और आपको एक बड़ा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब एक बड़ा अमाउंट इनकम टैक्स में पे करना पड़ेगा। अब इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के रूप में मैं आपको करके बताता हूँ कि क्या हो रहा है और आपको क्या दिक्कतें आने वाली हैं। दोस्तों ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है 31 मार्च 2024 का जो हम बनाएंगे, ठीक है। इसमें फिर हमारा P&L अकाउंट आएगा। अब आपको यहाँ डेबिट साइड मैंने लिखी है, क्रेडिट साइड नहीं लिखी, क्योंकि बात सारी लड़ाई जो है खर्चों की है। खर्चों में मान लो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज है, जॉब वर्क है या अदर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जो भी आपके खर्चे हैं, तो जो भी खर्चे होते हैं इनकम टैक्स में वो पहले अलाउ और डिसअलाउ की कैटेगरी में उतरते हैं कि भाई वो खर्चे वाकई में घटाने लायक थे या नहीं थे। उसके बाद हम एक कैटेगरी बनाते हैं यहाँ पर एक्सपेंसेस की कि भाई पहले एक्सपेंस उतरता है अलाउड की कैटेगरी में या फिर वो डिसअलाउ हो जाता है। जब वो अलाउड हो जाता है तो उसके बाद देखते हैं कि क्या वो खर्चा पेड था या अनपेड था। जब वो खर्चा कोई भी खर्चा अनपेड होता है तो वो बन जाता है हमारा क्रेडिटर, मतलब जितने भी एक्सपेंस अगर हमने पे नहीं किए तो वो हमारे बन जाते हैं क्रेडिटर्स, चाहे वो माल के हों, चाहे सर्विस के हों, चाहे किसी एक्सपेंस के हों। अब क्रेडिटर को हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि 31 मार्च की बैलेंस शीट में हमारे पास क्रेडिटर जो आएंगे वो दो तरह के क्रेडिटर्स अराइज होते हैं। एक तो होते हैं आउटसाइडर क्रेडिटर्स, जैसे कि एक्सपेंस के, माल के, सर्विसेज के, या फिर फिक्स एसेट भी इसमें इंक्लूड है। और दूसरे होते हैं इनसाइडर क्रेडिटर्स, यानी कि आपके स्टाफ वाले, यानी कि जो आपके ऑफिस के अंदर काम करते हैं, आपकी कंपनी में ही काम करते हैं। तो उनको जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर कवर नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है आउटसाइडर क्रेडिटर्स को देखना है जिसमें फिक्स एसेट की उधारी भी शामिल है। कई लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि साहब सिर्फ माल और सर्विस की ही इसमें आएगा। तो जो सेक्शन 15 है ना एमएसएमई एक्ट का, उसको अगर ध्यान से पढ़ोगे आप या ध्यान से देखोगे तो उसमें सेलर के रेफरेंस में बात की गई है कि सेलर जब सप्लाई करता है गुड्स की और सर्विस की तो वहाँ बायर के लिए नहीं है। तो जब सेलर के लिए तो फिक्स एसेट भी क्या चीज़ें गुड्स है, तो इस तरह तो फिक्स एसेट भी इसमें कवर होगी। तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखना। कई लोग ये सोच रहे हैं कि साहब सिर्फ एक्सपेंसेस यानी कि माल हमारी सर्विसेज हैं सिर्फ उसके लिए देखना है, नहीं, आपको फिक्स एसेट की उधारी भी इसमें कवर होगी। तो आउटसाइडर क्रेडिटर जो लोग बाहर के लोग हैं, बाहर के लेनदार हैं, उनको आपको देखना है वो कितने हैं। अब इसको हम कैटेगरी वाइज बनाते हैं। आउटसाइडर क्रेडिटर्स को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे कि भाई जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं वो और जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है वो। तो जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है या जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उनसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एमएसएमई में जो रजिस्टर्ड होंगे और मान लीजिए उनका बैलेंस 31 मार्च 2024 को कुछ है, तो आपको क्या करना है, जितना भी उनका बैलेंस है वो आप 31 मार्च 2024 या उससे पहले पे कर देते हैं। तो आपका जो भी एक्सपेंसेस था या फिक्स रेट का खर्चा था, सर्विसेज का खर्चा था, वो उसी फाइनेंशियल ईयर में अलाउ हो जाएगा। अगर आपने उसका पेमेंट 31 मार्च के बाद किया लेकिन विद इन टाइम लिमिट्स, मतलब सेक्शन 15 की जो विद इन टाइम लिमिट्स हैं उसमें किया, तो भी वो खर्चा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अलाउ हो जाएगा। आप बोलोगे सर चाहे हम 31 मार्च के पहले पे करें या बाद में पे करें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, लेकिन जो 31 मार्च के बाद पेमेंट करोगे ना उसमें भी थोड़ा सा एक पॉइंट है, वो पॉइंट मैं आपको आगे की स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो आपको कुल मिला के ये समझना है कि 31 मार्च के जो क्रेडिटर आपके आउटसाइडर हैं और एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं उनका पेमेंट बेहतर है कि आप 31 मार्च से पहले कर दें, या अगर मान लीजिए 31 मार्च के बाद करने वाले हैं तो वो विद इन टाइम लिमिट्स हों सेक्शन 15 की। अब एमएसएमई में रजिस्टर्ड होंगी तो उसमें कौन कौन सी जो सामने वाले सप्लायर वो कवर होंगे उसको भी देखना है कि आपको क्या देखना है कि माइक्रो होना चाहिए या फिर स्मॉल होना चाहिए। देखिए दोस्तों एमएसएमई का मतलब है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लेकिन ये जो सेक्शन 15 बनाया गया है और 43B का क्लोज एज इंट्रोड्यूस किया गया है ये सिर्फ माइक्रो और स्मॉल को कवर करता है, मीडियम एंटरप्राइजेस को कवर नहीं करता। तो सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारा जो सप्लायर है,
चाहे वो सर्विस का हो, चाहे वो माल का हो, चाहे फिक्स एसेट का हो, हमें कैसे मालूम चलेगा कि वो माइक्रो है या स्मॉल है? वो तो बोलेगा साहब मैं तो एमएसएमई रजिस्टर्ड हूँ। तो आपको क्या करना है, उससे सर्टिफिकेट लेना है और उस सर्टिफिकेट में आपको देखना है कि क्लासिफिकेशन का जो ईयर 23-24 है, यानी जिस भी साल के लिए आप ये सेक्शन देख रहे हो उस साल का क्लासिफिकेशन ईयर का अपडेट लोगे उससे, और उसमें देखोगे एंटरप्राइज का टाइप क्या आ रहा है। आपको देखना है कि एंटरप्राइज का टाइप या तो माइक्रो हो या स्मॉल हो। अगर मीडियम लिखा आ रहा है यहाँ पर तो आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चूँकि ये सारी लड़ाई किसके लिए हो रही है, इनकम टैक्स के लिए हो रही है, तो इसका इनकम टैक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो मेरा पहला जो थंबनेल है इस वीडियो का, उसमें मैंने आपको ये बोला कि इतना इनकम टैक्स लगेगा कि बिजनेस बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं आपको इफेक्ट समझा देता हूँ। देखो होगा क्या, मान लीजिए सपोज कीजिए आपका नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2024 का आ रहा है 5 लाख रुपए, और आपके जो एमएसएमई के क्रेडिटर हैं वो 20 लाख रुपए के हैं। अब आपने क्या किया, कुछ क्रेडिटर तो पेमेंट कर दिया 31 मार्च 2024 तक 10 लाख रुपए, फिर आपने उसमें से भी कुछ का पेमेंट कर दिया सेक्शन 15 जो एमएसएमई एक्ट है उसकी जो टाइम लिमिट्स हैं उसमें कर दिया 3 लाख का पेमेंट, वो 31 मार्च के बाद किया। अब ऐसा करने के बाद 20 में से 10 और 3 गए 13, तो बचे 7 लाख। अब जो 7 लाख हैं वो बैलेंस बच रहा है, यानी 7 लाख रुपए का आपके क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं जो कि सेक्शन 15 की टाइम लिमिट के बाहर हैं। तो इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लोज H ये बोलेगा कि जो भी बैलेंस आपका बाकी चल रहा है वो आपके नेट प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। जब नेट प्रॉफिट में जुड़ जाएगा तो आपकी बिजनेस की इनकम देखिए कितनी हो जाएगी, कि इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आपकी हो जाएगी 5 लाख प्लस 7 लाख बराबर 12 लाख। तो दोस्तों नॉर्मली एक मैं बात करूँ कि 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 12 लाख पे कितना टैक्स लगेगा ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये इसकी जो क्रूशल पॉइंट है इस सेक्शन का वो यही है कि आपका जो भी आउटस्टैंडिंग का अमाउंट होगा वो आपको इनकम टैक्स के रूप में इस तरह भरना पड़ेगा जैसे कि आपकी वो इनकम में शामिल है। अब चूँकि डिजिटल सीए जो चैनल है हमारा वो इसीलिए बनाया गया है ताकि आप लोगों की जो लॉ की कॉम्प्लेक्सिटी है या आपको बिजनेस करने में जो दिक्कत आती है उनको दूर किया जाए। तो डिजिटल सीए आपको क्या सलाह देना चाहता है इस पर्टिकुलर मैटर में, तो यहाँ पर हमने कुछ सलाह के पॉइंट रखे हैं। वो पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आप क्या करो, अपने सब आउटसाइडर क्रिएटर की एक लिस्ट बनाओ। आउटसाइडर्स क्रिएटर कौन है मैंने आपको बता दिया, उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है आपको। लिस्ट तैयार करने के बाद उस लिस्ट के अकॉर्डिंग सब आउटसाइडर क्रिएटर से उनके एमएसएमई उद्यम आधार सर्टिफिकेट की एक लेटेस्ट कॉपी मंगवाओ। मतलब आप क्या करो, एक फॉर्मेट हम आपको दे देंगे, आपको फॉर्मेट के लिए क्या करना होगा, हमें मेल करना होगा जो मेल आईडी गिवन है इसमें। आप जब हमें मेल करेंगे तो आपको फॉर्मेट देंगे, उस फॉर्मेट को क्या करना है, आपको अपने जितने भी सप्लायर हैं किसी भी चीज़ के, चाहे माल के, सर्विस के, चाहे फिक्स सेट के, उन सबको एक रिक्वेस्ट लेटर भेजना है और साथ में एक फॉर्मेट अटैच होगा ताकि वो लोग उस फॉर्मेट में आपको बता पाएँ वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। तो वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि वो कौन एमएसएमई वाले हैं जिनको आपको पेमेंट देना है, किनको नहीं देना। फिर आज ये चेक करो, मतलब जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन आप ये चेक करो कि टोटल कितना पेमेंट बाकी है जो आपको एमएसएमई को देना है, चाहे वो 10 लाख रुपए हो चाहे 50 लाख रुपए हो, वो जो भी है वो आपको पेमेंट एक बार देखना तो पड़ेगा। आप भी अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट अपने डेटर्स को दें ताकि आपके पास भी फंड जमा हो जाए। देखो दोस्तों, आप सिर्फ पेमेंट देने के लिए नहीं हो, ये पेमेंट लेना आपको आपके भी डेटर से है। तो आप जल्दी से जल्दी उसको भी अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराओ जिसमें आप स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेस हो, तो वो भी आपको 15 दिन में या 45 दिन में पेमेंट देगा या 31 मार्च तक पूरा पेमेंट क्लियर करेगा। क्रेडिटर्स से नए बिल जब भी लो आप तो उसमें क्रेडिट पीरियड मेंशन करवाना है आपको 45 दिन। मतलब आज से आप साफ कह दो साहब, आपने जो भी सप्लायर है साहब मैं जो बिल लूँगा उसमें 45 दिन का क्रेडिट पीरियड लूँगा और रिटर्न में आ जाएगा, क्योंकि बिल में आ जाएगा लिखा हुआ तो रिटर्न में काउंट कर लिया जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि 31 मार्च तक का पूरा एक आइडिया लगाना है। आइडिया लगाकर ये देखना है आपको कि जो आपके क्रेडिटर्स 45 दिन वाले कितने हैं और 15 दिन वाले कितने हैं, दोनों को क्या करो अलग अलग कर लो। अलग अलग करने के बाद जो क्रेडिटर्स आपके 15 दिन वाले हों उनके 15 मार्च तक के सारे बिलों का टोटल लगाओ और उनका सारा पेमेंट 31 मार्च तक कर दो, ठीक है। और फिर 16 मार्च से जो भी आगे के बिल बन रहे हैं यानी कि 31 मार्च तक, उसमें 16 मार्च से जो भी आगे के बिल बन रहे हैं उसमें सारे बिल वही लो
जो 45 दिन वाले हों, 15 दिन वाले, कोई आपको क्रेडिटर अपने पास रखने नहीं है आप। और जो क्रेडिटर्स आपके 45 दिन वाले हैं ना, उनके 15 फरवरी तक के बिल का टोटल लगाकर उनका पेमेंट भी 31 मार्च तक का कर दो, और आगे से तो आपको 45 दिन मिलना ही है उसमें। अगर किसी पार्टी का माल आपको वापस करना है तो 6 महीने की लिमिट देखकर 31 मार्च से पहले वापस कर दो, क्योंकि देखो प्रॉब्लम यही है कि आपके पास बहुत सारा माल रखा हुआ है, अब वो माल नहीं बिक रहा, आपको लग रहा है कि साहब, तो अपने क्रिएटर से बात करो, सप्लायर से बात करो कि साहब मैं माल वापस कर रहा हूँ, लेकिन 6 महीने की लिमिट्स में आप वापस कर सकते हो। तो वो 31 मार्च से पहले उसका क्रेडिट नोट बनाकर या डेबिट नोट बनाकर, जिस तरह आपको सेटलमेंट करना है, वो वापस करना है माल। फिर उसके बाद आपको कुछ काम करने हैं कि अगर किसी माल में आपको कोई ऑब्जेक्शन है, तो जिस दिन आपके पास डिलीवरी डेट आई है, मतलब जिस दिन माल की डिलीवरी आई है, उस दिन के 15 दिन में रिटर्न में आप अपने क्रेडिटर को बताएं। इससे भी आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन किया, अब ऑब्जेक्शन में आपको टाइम मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो उससे बात कीजिए कि साहब थोड़ा सा इसमें टाइम बढ़ाओ और फिर आगे की तारीख इससे ले लो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम 31 मार्च के बाद भी पेमेंट करेंगे तो सर हमें डिडक्शन तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो मिल ही जाएगी ना। देखो दोस्तों, कई लोगों के मन में ये भी एक कन्फ्यूज़न है कि सर हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसकी डिडक्शन मिल जाएगी जब हम पेमेंट करेंगे। बात बिल्कुल सही है। सेक्शन 43B का जो मेन पर्पस है वो यही है कि मान लीजिए अगर आप पेमेंट नहीं करते हो टाइम से, तो आप जब आगे पेमेंट करते हो तो आगे भी आपको डिडक्शन मिल जाती है इसकी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में टैक्स लगेगा। अभी जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताई, तो भाई साहब उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है ना, तो ये सारी कैलकुलेशन लगा लेना। ये सारी टेंशन उन्हीं लोगों को है जिनकी बिजनेस की रिटर्न जाती है, मतलब या फिर ऑडिट होती है। देखो दोस्तों, जिनकी ITR 1 जाती है, 2 जाती है, वो टेंशन ना लें। ठीक है ना, बिजनेसमैन के लिए ही ये सेक्शन है। और बिजनेस में भी वो लोग जिनकी ITR 3 जाती है या दूसरी ITR जाती है ITR 4 के अलावा, या फिर जिनकी ऑडिट होती है, स्पेशली उन लोगों को दिक्कत है। तो ITR 4 जो लोग भरते हैं ना, 44AD वाले, 44ADA वाले, तो भाई साहब वो तो टेंशन फ्री रहें, उनको इस रूल से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है या आप भी कोई सजेशन देना चाहते हैं कि सर इस चीज़ को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।